क्योंकि उसके चेहरे की सुंदरता चांद की सुंदरता से रिजेंबल करती हैं, मिलती जुलती हैं। अब यहां पे आप देखिए, आपने कैमल को सीधे सीधे क्या बना दिया, शिप बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान चुके हैं कि इस चैनल पे हम लोग आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल स्टडी मटेरियल लेकर आने वाले हैं और लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी ली थी और स्पेशली हमने सिमिली पे फोकस किया था। ओके, अब इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे जो अमूमन लगभग सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें चाहे आप रीड का एग्जाम ले लें, चाहे सेकंड ग्रेड का ले लें, चाहे फर्स्ट ग्रेड का ले लें, सबके लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक हैं। तो टॉपिक अपन बात करते हैं एक और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, वो है दोस्तों मेटाफर। क्या है? मेटाफर की बात करते हैं। मेटाफर भी एक रिजेम्बलेंस बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच है। जैसा कि हमने जब फिगर ऑफ स्पीच शुरू किए थे, बात की थी कि कुछ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो रिजेम्बलेंस बेस्ड होते हैं, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो एसोसिएशन बेस्ड होते हैं, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट बेस्ड होते हैं, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो केवल सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो जो मेटाफर आपका है वो एक रिजेम्बलेंस बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच है। सबसे पहले सिमिली की तरह ही, थोड़ा सा डिफरेंस है। द मेटाफर is also a resemblance based figure of speech। ओके, अब सिमिली भी एक रिजेम्बलेंस बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच है। रिजेम्बलेंस बेस्ड होने का मतलब है दो अलग अलग वस्तुएं, दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या दो डिस्टिंक्ट थिंग्स जो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन जिनमें किसी एक तरह का रिजेम्बलेंस है, कोई एक बात मिलती जुलती है। जैसे चंद्रमा सुंदर है और एक लड़की का चेहरा सुंदर है। ओके, तो सुंदरता दोनों में एक रिजेम्बलिंग चीज है। ओके, तो इस आधार पे हम लड़की के चेहरे को चांद से हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसके चेहरे की सुंदरता चांद की सुंदरता से रिजेंबल करती हैं, मिलती जुलती हैं। तो जो आपके सिमिली की तरह मेटाफर भी रिजेम्बलेंस बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, अब सिमिली और इसमें डिफरेंस क्या है ये आपको समझना है। अनलाइक सिमिली, देखो सिमिली के विपरीत, अनलाइक सिमिली, इन मेटाफर में टू डिस्टिंक्ट, कल भी हमने ये बात पढ़ी थी पिछले सेशन में, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग किस्म की। एक और वर्ड अपन यूज कर सकते हैं डिसिमिलर, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं या थिंग्स आर डायरेक्टली, सॉरी इनडायरेक्टली होगा क्योंकि डायरेक्ट तो सिमिली होता है। इनडायरेक्टली या इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड। ठीक है, देखो टू डिस्टिंक्ट चीजें हैं, वो इम्प्लिसिटली या इनडायरेक्टली अपन कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखो सिमिली में तो डायरेक्ट कंपैरिजन है, सीधा आपको दिखता है, और एक्सप्लिसिट है क्योंकि जो वर्ड्स हैं, लाइक हैं, एज हैं, सो हैं, देन हैं, ऐसे वर्ड जब अपन सिमिली में यूज करते हैं तो हमारा कंपैरिजन जो है वो बिल्कुल एक्सप्लिसिट हो जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, अब देखो मेटाफर में क्या है कि टू डिस्टिंक्ट या डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स यहां पे कर लीजिए या थिंग, चीजें
आर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से या इम्प्लिसिटली, निहितार्थपूर्ण तरीके से कंपेयर की जाती, तुलना की जाती। बात वही है, दो अलग अलग किस्म की चीजों को कंपेयर करना, बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में कंपेयर करना, इम्प्लिसिटली करना, इसे इसीलिए इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं। मेटाफर को अपन इम्प्लाइड सिमिली भी कह सकते हैं। अपन ध्यान रखना, मेटाफर जो है इज कॉल्ड एन इम्प्लाइड सिमिली। ओके, अब एक खास बात आपको पता होना चाहिए कि जैसे सिमिली में हम ये सो हैं, एज हैं, लाइक हैं, देन जैसे वर्ड्स यूज करते हैं, वो मेटाफर में नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, इन मेटाफर कंपैरिजन वर्ड्स, कौन से कंपैरिजन वर्ड्स? लाइक, एज, सो और देन आर नॉट यूज्ड। इनको यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस आप कह सकते हैं। ठीक है ना। मेटाफर को अपन इम्प्लाइड सिमिली कह सकते हैं, और मेटाफर डिस्क्राइब करता है दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एज वन, एक के रूप में। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। A metaphor describes two distinct objects या things as one। वननेस का जो फीलिंग है वो केवल मेटाफर में है, सिमिली में नहीं है। ये आपको विशेष ध्यान देना है कि सिमिली में हम दो अलग अलग किस्म की चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेकिन उन दोनों चीज़ों का अलग अलग वजूद बना रहता है। दोनों अपनी अपनी पर्सनालिटी या अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन कर रखते हैं। और मेटाफर में जो जिसकी हम तुलना करते हैं टेनर की, वो टेनर की तुलना जिससे की जाए उसे अपन क्या कहते हैं? व्हीकल। इसमें हमेशा टेनर जो हैं वो खुद व्हीकल बन जाता है। इसीलिए अक्सर आपने मेटाफर के सेंटेंसेस देखे होंगे तो वो SBC पैटर्न के बन जाते हैं। जैसे अपन कहते हैं शिवाजी वॉज अ लायन, शिवाजी एक शेर थे। ठीक है, तो शिवाजी को आपने क्या बना दिया? शेर बना दिया। अब वो शिवाजी नहीं रहे, दो नाउन मिलके वन नाउन का आउटपुट हो गया। जो आपका टेनर है वो व्हीकल में मर्ज कर जाता है, उसका आउटपुट व्हीकल बन जाता है। समझ रहे हैं बात? जैसे मैंने कहा माई एल्डेस्ट सन इज द सन ऑफ द फैमिली। एक सेंटेंस देखिए, ऐसे कर लेते हैं, माई एल्डेस्ट सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली, ऑफ द फैमिली। अब आपने यहां पे आपका जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको क्या बना दिया? स्टार बना दिया। बेटा तारा हो सकता है क्या? तो आपने अपने पुत्र को स्टार से कंपेयर किया। ओके, अब आप देखिए आपका एल्डेस्ट सन हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई SB, और सन ही क्या बन गया? स्टार बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया सब्जेक्ट का। समझ रहे हैं बात को? इसमें क्या होता है कि जो मेटाफर के अंदर क्या होता है, वननेस का सेंस होता है ना।
यानी जो टेनर हैं वो अपनी आइडेंटिटी व्हीकल में खो देता है, ठीक है, आउटपुट व्हीकल बन जाता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे अपन ने कहा जूलियट इज द सन, अब जूलियट को आपने क्या बना दिया? आप कहते हो उदाहरण के लिए द कैमल इज, बहुत पॉपुलर मेटाफर है, इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके दोस्तों, अब यहां पे आप देखिए, आपने कैमल को सीधे सीधे क्या बना दिया? शिप बना दिया, जहाज बना दिया रेगिस्तान का। तो अब कैमल अपनी आइडेंटिटी खो चुका है और डेजर्ट के शिप की आइडेंटिटी प्राप्त कर चुका है। अब देखो, आप तुलना किसकी कर रहे हो? कैमल की। तो कैमल क्या हुआ? टेनर हुआ। और कैमल की तुलना किससे करो? शिप से। तो शिप क्या हुआ? व्हीकल हुआ। आपने अगर पिछला सेशन लिया है तो आपने जाना होगा कि जिसकी हम तुलना करते हैं वो तो होता है टेनर, और जिस नाउन से उसकी तुलना की जाती है वो होता है व्हीकल। ओके, तो यहां पे जो ऊंट को ही आपने सीधा सीधा क्या बता दिया? शिप बता दिया रेगिस्तान का, ठीक है ना। तो ये जो मेटाफर है, मेटाफर का एक फीचर होता है कि दो चीजें हैं, कंपेयर हम कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों चीजों को आप बिल्कुल एक चीज के रूप में देखते हैं। कैमल को आप, ये कैमल है, ये शिप है, कैमल की तुलना आप शिप से कर रहे हैं, लेकिन कैमल अब शिप के रूप में बाहर आया, यानी कैमल कैमल ना रहा, अब शिप बन गया। इज इट क्लियर? तो देखो, छोटा सा डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर में। सिमिली में दो जो डिस्टिंक्ट थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, उनका एग्जिस्टेंस दोनों का पृथक पृथक सेपरेटली मेंटेन रहता है, ठीक है। आप देखिए, एक वाक्य देखिए, जैसे आप कह रहे हो ही फॉट लाइक अ टाइगर, लायन कर दें ब्रेवरी के लिए, टाइगर से मजबूत करते हैं। ही फॉट लाइक अ लायन, ये क्या है दोस्तों? सिमिली है कि मेटाफर है? देखें, स्पष्ट है कि वह, ये ही की बात कर रहे हो आप, तो ही का कंपैरिजन आप कर रहे हो लायन से, तो ही क्या हो गया? ऑफ कोर्स टेनर हो गया। और उसको आप किससे कंपेयर कर रहे हो? लायन से, यानी ये क्या हो गया? व्हीकल हो गया, ठीक है। अब आप कह रहे हो वह शेर की तरह लड़ा, यानी वो शेर खुद शेर नहीं बन गया इस वाक्य में, शेर की तरह लड़ा, तो ही तो हमने ही के रूप में ही देखा, और शेर अभी भी शेर ही है जंगल का, उसकी तरह वो लड़ा, हमने उसको डायरेक्टली शेर नहीं कह दिया, यानी ही का भी एग्जिस्टेंस मेंटेन्ड है और लायन का भी एग्जिस्टेंस मेंटेन्ड है। और ये तो हो गया आपके सिमिली। और सिमिली क्यों है? जाहिर सी बात है, आपने कंपैरिजन वर्ड यहां पे यूज कर दिया। अब यही बात आप ऐसे कहते हो कि ही वॉज अ लायन इन द बैटलफील्ड। ओके, अब यहां पे आप कह रहे हो वो एक शेर था, ही को आप, ही जो टेनर हैं उसको आप व्हीकल लायन बता रहे हो, लायन से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन ही को ही आपने क्या बना दिया? लायन, यानी ही जो टेनर हैं उसने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया और वो लायन बन के आपके सामने आया। तो मेटाफर में जो ये सेंस ऑफ वननेस होता है, दो नाउन्स कंपैरिजन में एक बन जाना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेटाफर। क्लियर? ओके, अब देखिए, मेटाफर और सिमिली कुछ खास नहीं है, दोनों ही तुलना करने की चीजें हैं, ठीक है ना। अब यहां पे आप ये कह सकते हैं, एक बात, आप अगर रैन एंड मार्टिन जैसी बुक देखें ग्रामर की, तो उसमें लिखी है कि एवरी सिमिली, प्रत्येक सिमिली को कैन बी कंप्रेस्ड
into a metaphor, and every metaphor can be extended एक्सपांडेड कर देते हैं, एक्सपांडेड विस्तृत किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, इनटू अ सिमिली। ठीक है, बात समझें कि कोई भी सिमिली को आप कंप्रेस कर सकते हो मेटाफर में, क्योंकि आप लाइक, एज, सो जैसे वर्ड्स हटाओगे तो कंप्रेशन होगा, संकुचन होगा। तो किसी भी सिमिली को आप मेटाफर के रूप में संकुचित कर सकते हैं और किसी भी मेटाफर को आप सिमिली के रूप में वापस एक्सपांड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। समझ रहे हैं बात? इस बात को आप ऐसे समझिए, ही इज लाइक द सन। ओके, वह सूर्य की तरह है। ओके, आपने ये क्या यूज किया है? सिमिली यूज किया है। अब आप किसी भी सिमिली को कंप्रेस करके मेटाफर बना सकते हैं। आप इसमें दोनों चीजें मेंटेन रही। देखो, ही अपनी जगह है, सूर्य की तरह है, तो सूर्य आकाश में अपनी जगह है, और आपने इसी को मेटाफर बना दिया। आपने कह दिया ही इज द सन। ओके, ही इज द सन। आपने सीधा सीधा ही को ही क्या बना दिया? सन। तो अब ये कंप्रेशन हो गया, संकुचन हो गया, तो ये क्या बन गया? मेटाफर बन गया। जैसे आप कहते हो, एक और उदाहरण देखते हैं, मेटाफर लेते हैं। जैसे आप कहते हो द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, अभी ये क्या है? जाहिर सी बात है, मेटाफर है, कोई लाइक वगैरह नहीं है। आपने सीधा सीधा जो कैमल आपका टेनर है उसको किस में बदल दिया? शिप ऑफ द डेजर्ट। ये क्या है? व्हीकल में बदल दिया। कैमल ही क्या बन गया? शिप। अब इसको अपन एक्सपांड करके सिमिली बना सकते हैं। जैसे एज अ शिप हेल्प्स टू go across an ocean, so is the camel used to go across और डेजर्ट। ये हमने क्या किया? एक्सपांसन किया, और सो का यूज करके हमने क्या कर दिया? कैमल को उसी तरह से उपयोगी बता दिया जैसा शिप है। अब देखो, जिस तरह से शिप हेल्प करता है ओशन के उस पार जाने में, उसी तरह से कैमल को यूज किया जाता है, या कैमल यूजफुल है टू गो अक्रॉस द डेजर्ट, एक डेजर्ट के अक्रॉस जाने में। आप ये ऐसा भी कर सकते हैं, सो इज द कैमल यूजफुल, या हेल्प्स कर दो, सो डज द कैमल हेल्प्स कर दो, हेल्प कर दो। ठीक है ना, चेंज कर सकते हो। मतलब एक्सपांसन करके आपने इसको क्या बना दिया? सिमिली बना दिया। तो जब भी आप एक मेटाफर को सिमिली में क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो क्या होगा? एक्सपांसन होगा। और जब भी आप एक सिमिली को मेटाफर में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा?
कंप्रेशन होगा, संकुचन होगा। क्लियर? तो अब ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि मेटाफर में कभी भी एज हैं, लाइक जैसे वर्ड्स यूज नहीं करते, और कंपैरिजन ये भी रिजेम्बलेंस बेस्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ उदाहरणों की। देखिए जरा, पहला उदाहरण है आपके सामने, ये हम बात कर ही चुके हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। मेटाफर है ही है। देखो कैमल को आपने क्या बताया, शिप, कंपैरिजन हो रहा है। लाइफ इज अ ड्रीम, आपने लाइफ के ऊपर खूब सारे मेटाफर पढ़े होंगे। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, ऐसे पढ़े होंगे ना। तो लाइफ को आप ड्रीम बता रहे हो, सीधा सीधा मेटाफर हो गया। द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, जो समाचार थे वो उसके दिल के लिए, हृदय के लिए, हार्ट के लिए खंजर की तरह थे। तो आपने न्यूज को सीधा सीधा क्या बता दिया, डैगर बता दिया। उसी तरह से रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। देखो बदला, जो आप कह सकते हो, बदले को और किस शब्द में कहोगे, प्रतिशोध, एक प्रकार का वाइल्ड जस्टिस है, जंगली न्याय है। ठीक है ना, न्याय तो है ही है, लेकिन वो सब भी लोगों का नहीं है प्रतिशोध लेना। तो यहां पे ये सीधा सीधा मेटाफर बन गया, क्योंकि रिवेंज को आपने क्या बता दिया, वाइल्ड जस्टिस। अगला देखो, रिचर्ड वॉज अ लायन इन द फाइट। रिचर्ड को आपने सीधा सीधा क्या बता दिया, लायन। उसी तरह से ये बहुत पॉपुलर है, देखो, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ये सारे रैन एंड मार्टिन में क्लियर दिए हुए हैं। ठीक है, तो रैन एंड मार्टिन में ये सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, जैसे वैरायटी है जीवन का क्या है, मसाला है। अलग अलग प्रकार की वैरायटी चीज़ें, जैसे अपन अलग अलग प्रकार के मसाले यूज करते हैं कलर लाने के लिए फूड में, वैसे ही वैरायटी को कंपेयर किया गया स्पाइस से। द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। अब यहां पे मेटाफर कहां छुपा है दोस्तों, द वेव थंडर ऑन द शोर। वेव की तुलना किससे की जा रही है, वेव को कंपेयर किया जा रहा है, नो डाउट। तो वेव्स क्या हैं, टेनर है। अब बताओ व्हीकल क्या है, किससे कंपैरिजन हो रहा है। वेव को आप शोर, समुद्र का किनारा तो नहीं बता रहे हो। यहां पे देखो ध्यान देने लायक शब्द है थंडर्ड, गरज उठी। अब देखो थंडर कौन करता है, क्लाउड्स करते हैं। यानी ये वर्ब, दिस वर्ब इज एसोसिएटेड विद क्लाउड्स, दिस वर्ब इज एसोसिएटेड विद क्लाउड्स। बादलों से जुड़ी ये वर्ब है। ये वर्ब आप यूज करते हो गरजना, बादल के लिए, लहरें गरजती नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक ग्राउंड है जिस आधार पे आप तुलना कर रहे हो। ये देखो व्हीकल नहीं है, ग्राउंड है। ठीक है, और व्हीकल कौन है, क्लाउड। अब व्हीकल निकालना पड़ेगा, इस ग्राउंड पे आपने व्हीकल निकाला, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स क्या हुआ, व्हीकल हुआ। कभी कभी वर्ब मेटाफोरिकली यूज की जाती है, और वर्ब एक खासियत ऐसी रखती है कि ये वर्ब जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड से जुड़ी हैं, तो आपको पता चला है कि लहरों को क्लाउड्स के रूप में देखा गया। यहां पे लहरों को किससे कंपेयर किया जा रहा है, क्लाउड से। और इस ग्राउंड पे गरजना, टकराना, उस आधार पे, हालांकि लहरें टकराती हैं, लेकिन गरजना बताया है जो कि लहरों की खासियत नहीं होती, इसलिए ये भी मेटाफर है। ओके, कई बार देखो ये इम्प्लिसिट मेटाफर है, आपको समझना पड़ता है। जिसमें आपको दिमाग खपाना होता है ना, वो इम्प्लिसिट मेटाफर होता है। ओके, अगला देखें, शेक्सपियर का एक पॉपुलर है जो एज यू लाइक इट में कैरेक्टर जैकस बोलता है क्या है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स। देखो दुनिया को कंपेयर किया गया स्टेज से, तो ये हो गया आपके टेनर, और ये हो गया व्हीकल,
और सीधा सीधा बना दिया। अगर कह देता ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज तो सिमिली बन जाती। फिर ऑल द मैन एंड विमेन, सारे आदमी और औरतों को आपने क्या बता दिया, एक्टर्स, प्लेयर्स, है ना। तो यहां पे ये हो गया टेनर, और ये प्लेयर्स जिससे कंपेयर किया जा रहा है ये आपका हो गया व्हीकल। ठीक है, ये बिल्कुल सामान्य मेटाफर है, कोई इम्प्लिसिट नहीं है, क्योंकि टेनर और व्हीकल दोनों मेंशन्ड है। दिमाग खपाने वाली चीजें मैं समझ लो इम्प्लिसिट मेटाफर है। एंड जूलियट इज द सन, ये भी शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट में है। जूलियट को सन बता रहा है शेक्सपियर, ठीक है। तो जूलियट को क्या बताया जा रहा है, सन। तो सीधा सीधा टेनर है जूलियट और सन हो गया व्हीकल। तो ये भी बिल्कुल ओपन मेटाफर है, जिसमें टेनर और व्हीकल साफ साफ पता चल जाए, दिमाग लगाने की बात नहीं। द सिटी वॉज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, ये सिटी जो था उसको क्या बताया जा रहा है, मेल्टिंग पॉट, पिघलाने वाला बर्तन, ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, अलग अलग संस्कृतियों का। तो सिटी को किससे कंपेयर किया गया है, मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्स कल्चर। तो ये क्या हो गया, व्हीकल हो गया, और सिटी क्या हो गया, टेनर हो गया। क्लियर। अगला देखें, द माउंटेन पीक वॉज अ क्राउन इन द स्काई। अब देखो माउंटेन पीक को आप क्या बता रहे हो, क्राउन बता रहे हो, आकाश में एक तरह का मुकुट बता रहे हो माउंटेन पीक को। तो ये आपके हो गया व्हीकल और ये हो गया टेनर। तो ये बिल्कुल ओपन मेटाफर हैं, दिमाग लगाने वाला है ही नहीं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। द रेन ड्रॉप्स वर टीयर्स, ये देखो रेन ड्रॉप्स को आपने आंसू बता दिया, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरते हुए। तो सीधी सीधी बात है, फिर से रेन ड्रॉप क्या हो गया, टेनर, और व्हीकल हो गया आपके टीयर्स। ओके, अगली बात, हर लव वॉज अ फोर्ट्रेस प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड कंफर्ट। उसका जो प्यार था वो क्या था, एक फोर्ट्रेस था। फोर्ट्रेस मतलब एक किला, एक कह सकते हो गढ़ जो चारों ओर से सुरक्षित हो। किला मतलब सैनिकों की घेराबंदी किया हुआ किला, फोर्ट्रेस सुरक्षित स्थान होता था राजाओं का। तो उसके प्यार को आपने एक फोर्ट्रेस बना दिया जो कि सेफ्टी एंड कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा था। तो अगेन फोर्ट्रेस क्या है, व्हीकल है, और ये कंपेयर किसको किया गया फोर्ट्रेस से, लव को। तो फिर से ये टेनर बन गया। ये भी बिल्कुल ओपन मेटाफर है। ओके, उसके बाद द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट बात कर ही चुके हैं। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, जीवन मात्र एक चलती हुई छाया है। अब देखो लाइफ को बट का यहां सेंस निकलता ओनली, लाइफ को आपने क्या बता दिया, अ वॉकिंग शैडो, बिल्कुल खुला सा मेटाफर है, कंपैरिजन है। लाइफ इज अ ड्रीम बहुत पॉपुलर है। द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, अब अभी हमने बात कर ली, न्यूज क्या है, डैगर थी उसके हार्ट के लिए। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, अभी बात हो गई। हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन द बैंक, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए शेक्सपियर का स्टेटमेंट है, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, अब इसमें देखो थोड़ा सा मेटाफर समझने लायक है। मेटाफर कहां छुपा हुआ है, इस वर्ड के यूज में, स्लीप में। अब आप में से कई सोचेंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना सारे पर्सोनिफिकेशंस मेटाफर तो होते ही हैं, क्योंकि वो भी तुलना है। आप वस्तुओं की तुलना, वस्तुओं को जब मानवीकृत करते हो, पर्सोनिफाई करते हो, तो कंपैरिजन तो हो गया। तो पर्सोनिफिकेशन, सारा पर्सोनिफिकेशन सभी तरह का मेटाफर में ही आता है। ओके, अब देखो यहां पे स्लीप शब्द है, किसके लिए है, चंद्रमा की रोशनी स्लीप करती है, सोती है इस किनारे पे। ठीक है, कितनी मधुरता से चंद्रमा की रोशनी इस किनारे पर सोती है। बेसिकली सोना
किसकी क्वालिटी होती है? ह्यूमन बींग्स की। तो ये जो वर्ब है ना, वर्ब बेस्ड मेटाफर है, इस वर्ब को आपने मेटाफोरिकली यूज किया है। यानी आपने मूनलाइट को कंपेयर कर दिया है, मूनलाइट हैज बीन कंपेयर्ड to a human being इसीलिए मेटाफर है। और आपने ये मूनलाइट तो हो गया देखो टैनर, क्योंकि उसका कंपैरिजन हो रहा है। ये हो गया एक ग्राउंड, ठीक है ना। इसको आप व्हीकल भी कह सकते हो, क्योंकि इससे हम, लेकिन एक्चुअल व्हीकल क्या है? ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि इस वर्ब की मदद से, इस आधार पे, सोने के आधार पे आप इस व्हीकल तक पहुंचे हो। क्यों? उस आधार पे ही आप कह सकते हो कि मूनलाइट को ह्यूमन बीइंग से यहां पे कंपेयर किया जा रहा है। एक्चुअली चंद्रमा की रोशनी इस बैंक पर, इस किनारे पर फैल जाती है। तो फैलना अगर स्प्रेड्स कर देता तो कोई टेंशन नहीं थी हमें, फिर वो मेटाफर नहीं रहता, फैलने को स्प्रेड कहते हैं। तो अगर शेक्सपियर ऐसा कह देता, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्प्रेड्स अपॉन दिस बैंक, तो फिर ये मेटाफर रहता ही नहीं, क्योंकि वो ऑर्डिनरी वे होता है एक्सप्रेस करने का चीजों को। मेटाफर क्यों पुकारा जा रहा है? कि आपने ऐसी वर्ब यूज कर ली है जो बेसिकली ये एक्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग के रूप में मूनलाइट को देखा जा रहा है, इस आधार पे आप इसे मेटाफर डिक्लेयर कर रहे हो। क्लियर? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सा था। वेराइटीज द स्पाइस ऑफ हो गया, वेव्स थंडर्ड हो गया। ये देखो, दैट रीड वॉज टू फ्रेल टू सर्वाइव ऑन द स्टॉर्म ऑफ इट्स सॉरो। ये बहुत जबरदस्त वाला मेटाफर है, ये इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट मेटाफर है, ठीक है ना। इम्प्लिसिट मेटाफर है, ठीक है, या आप कह सकते हो इम्प्लाइड है। ये इम्प्लिसिट करना, इम्प्लिसिट नहीं भाई हो, इम्प्लिसिट मेटाफर है। कैसे है? देखो, रीड, रीड कहते हैं तिनके को। अब यहां पे कॉन्टेक्स्ट के आधार पे सोचना पड़ता। मान लो ये पोइम या किसी प्रोज में से लाइन उठाई हुई है, तो जरूर आगे और पीछे उस लाइन का कहीं न कहीं कॉन्टेक्स्ट बन रहा होगा, क्योंकि अगर एक पोइम है तो कॉन्टेक्स्ट चलता है पहले से। मान लो बीच में ये लाइन आई है तो उससे पहले कोई न कोई कॉन्टेक्स्ट बन गया है। दैट रीड वॉज टू फ्रेल, बहुत ज्यादा कमजोर था, टू सर्वाइव, कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता था, द स्टॉर्म ऑफ इट्स सॉरो, दुखों के तूफान को सहन नहीं कर सकता था। तो यहां पे तिनका बताया गया है, अ पर्सन, एक व्यक्ति है, वो दुखों का तूफान सहन नहीं कर सकता। एक्चुअल में जो तिनका होता है ना, घास फूस वाला, उसके कोई दुख वुख नहीं होते हैं। तो यहां पे दिमाग लगाना पड़ता है कि रीड एक पर्सन को पुकारा जा रहा है, तो टेनर कौन हुआ? एक पर्सन है। और ये टेनर आपने निकाला कहां से? और देखो, व्हीकल है स्टॉर्म ऑफ इट्स, सॉरी, व्हीकल कुछ है ही नहीं। यहां पे टेनर ही आपको ढूंढना पड़ा कि किसकी तुलना की जा रही है? रीड। रीड बेसिकली एक पर्सन के लिए यूज हुआ है कि वह व्यक्ति इतना ज्यादा कमजोर था कि वो दुखों का तूफान सहन नहीं कर सकता था। यहां भी मेटाफर है, दुखों का तूफान। दुखों को क्या बताया गया? तूफान रूपी दुख। तो यानी दुखों को तूफान का रूप दिया जा रहा है। ये एक और अलग से मेटाफर है ना। और एक व्यक्ति को डिस्क्राइब किया जा रहा है रीड शब्द से, तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है मेटाफर का। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। अब देखो, ये भी शेक्सपियर का है। कई बार टू हॉट, कुछ ज्यादा ही गर्म, द आई ऑफ हेवन। आई ऑफ हेवन क्या है भाई? सन। तो सूर्य को क्या पुकारा जा रहा है? आई ऑफ हेवन। ये भी कैसा है? इम्प्लिसिट है, ये भी इम्प्लिसिट मेटाफर है।
उसी तरह से शी हिस्ड हर वार्निंग। अब देखो यहां पे वर्ब से निकाला जा रहा है मेटाफर। हिस्ट करना ओनोमेटोपोइया है, और ये किसकी क्वालिटी होती है? ये वर्ब सांप फुंकारने को हिस्ट करना कहते हैं। शी क्या महिला है, कोई सांप की बात हो नहीं रही है, तो महिला को आप एक सांप से कंपेयर कर रहे हो। ये वर्ब इशारा कर रही है कि यहां हिश वर्ड को, वर्ब को मेटाफोरिकली यूज किया गया है। उसके बोलने के अंदाज को जैसे सांप फुंकारता है उससे कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए ये भी मेटाफर है। शी हिस्ड हर वार्निंग, उसने अपनी चेतावनी दी। कीप योर आएगा, कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो, इसको योर पढ़ें। कीप योर माउथ शट और आई विल शट इट फॉर यू। थोड़ा सा मिस टाइप्ड है यहाँ पे, आई विल करना यहाँ पे, सही कर लेते हैं इसको। चलो और आई विल शट इट फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। ये तो उसने वार्निंग दी, लेकिन ये वार्निंग देने के अंदाज को हिश करना सांप के फुंकारने से कंपेयर किया गया है, इसलिए ये भी मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। और एल्डेस्ट सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सबसे बड़ा पुत्र है वो परिवार का क्या है? स्टार है। तो ये आपके मेटाफर का कॉन्सेप्ट था। देखो कई बार वर्ब से भी हमको मेटाफर फील करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? और कई बार दो नाउन हमारे सामने बिल्कुल ओपनली आ जाते हैं जिनका कंपैरिजन हो रहा है, तब तो पहचानना आसान होता है। जो SBC पैटर्न के मेटाफर होते हैं वो तो आराम से पहचान में आ जाते हैं, है ना। जैसे आप कहते हो ना, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये भी मेटाफर है। कालिदास को आप किससे कंपेयर करो? सीधा सीधा शेक्सपियर बना रहे हो भारत का, तो ये भी मेटाफर है। ऐसा आपने बहुत सारे देखे होंगे, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ऐसे, या कौन सा, भीलवाड़ा इज द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, ऐसे आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे मेटाफर्स है दोस्तों, लेकिन असली मेटाफर जो इम्प्लिसिट होते हैं, छुपे होते हैं, समझना पड़ता है कि ये शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, किस नाउन को इस तरह से मेटाफोरिकली प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें बड़ा मजा आता है। जैसे कई बार वर्ब, ये वर्ब से, जैसे क्लाउड थंडर करता है, तो क्लाउड के लिए थंडर यूज होना चाहिए, उसने वेव्स के लिए कर लिया, तो यानी हमें पता चल गया कि वेव्स को क्लाउड से कंपेयर यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे इसने वर्ब यूज कर दे हिश, फुंकारना, ओनोमेटोपोइया है, आपको पता ही है ओनोमेटोपोइया में हिश वर्ड यूज होता है, तो ये शी के लिए यूज किया। शी महिला है, सांप तो है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे शी को एक नाग से कंपेयर किया जा रहा है, या नागिन कह दो, उससे कंपेयर किया जा रहा है हिस वर्ड से, है ना। तो ये कुछ बातें आपको मेटाफर के रूप में ध्यान रखनी होती है। इज दैट क्लियर गाइज? फिर से रिमाइंड कर दूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लें। सारे यूजफुल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, बिल्कुल कमर कस लीजिए। आगे वैकेंसीज और भी बहुत सारे आने वाली हैं, सिलेबस चेंज हो चुका है, सारी पॉइंट्स हम लोग अच्छी तरह से इस चैनल पे कवर करने जा रहे हैं। अभी सिर्फ मेरा वार्म अप चल रहा है, रोज की आपके एक क्लास ही अपलोड करने का प्लानिंग है। बहुत जल्दी आपको 2 क्लासेस भी देखने को मिलेगी, फिर एक्सेलरेटर बढ़ाएंगे, 3 क्लासेस भी आपको एवरीडे की देखनी पड़ सकती हैं, कवर करनी पड़ सकती हैं। तो धीरे धीरे आप भी वार्म अप हो जाइए और लगातार मुझसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच गाइस।